हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक चैप्टर 2 का पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा क्या है इस आर्टिकल में? देखिए, ये एक हमारे पास में गोलीय चालक है और जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। क्लियर? इसको हम आवेश दें तो आवेश देंगे तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी या पृष्ठ आवेश घनत्व इसके ऊपर सिग्मा आ जाता है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व कितना मान लें हम इसको? सिग्मा। अब इसे हम कंप्रेस करें, संपीड़ित करें, तो संपीड़ित करते हैं तो संपीड़ित करने में जो रेडियस बचती है बाकी भाग की, वो रेडियस हमारे पास रहती है r माइनस डी आर। ये r माइनस डी आर, ये हमने इसको डी आर से संपीड़ित कर दिया। किससे संपीड़ित कर दिया? डी आर से। क्लियर? तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, क्या है? स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय चालक। इस गोलीय चालक की जो है, इसे हम आवेश देते हैं तो इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना आता है? सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा आता है और फिर हम इसको कंप्रेस करते हैं डी आर से, तो बाकी शेष रेडियस क्या रह जाती है? आर माइनस डी आर। आर माइनस डी आर। क्लियर? अब जब हम इसको संपीड़ित करते हैं तो आवेश पास पास आता है। तो फिर इस स्थिति में हमें जो है वो वैद्युत दाब जो लग रहा है, वैद्युत दाब किधर लग रहा है? बाहर की ओर। जब किसी चालक को आवेशित करें तो चालक जो है उसका आकार बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वैद्युत दाब पैदा होता है। पर वैद्युत दाब के लिए हम जो है वो व्यंजक व्युत्पन्न कर चुके हैं। तो फिर हम इस वैद्युत दाब के विरुद्ध काम कर रहे हैं और वो जो काम है वो हमारा विद्युत ऊर्जा में जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो फिर एक बार फिर मैं इस लॉजिक को बता रहा हूं। जब किसी पृष्ठ को आवेशित करते हैं, एक वैद्युत दाब पैदा होता है। उस दाब के कारण पृष्ठ पर एक बल लगता है और जब हम उसको संपीड़ित करते हैं तो हमें उस वैद्युत दाब के कारण उत्पन्न बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है और वो कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आइडिया समझ में आ गया? तो फिर देखिए क्या है। जब चालक को आवेशित किया जाए, जब चालक को आवेशित किया जाए तब पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत दाब, P इलेक्ट्रिक कितना था वैद्युत दाब? वो वैद्युत दाब हमारे पास में है, इसको हम PV कह सकते हैं और सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कितना वैद्युत दाब पैदा हुआ। ये समीकरण नंबर 1। आगे चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दिस इज इक्वल ए, और गोलीय चालक है 4 पाई आर स्क्वायर।
जब गोलीय चालक को, जब गोलीय चालक को आवेशित किया जाए तब पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत दाब P इक्वल P इलेक्ट्रिक इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और चालक का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना E। तो फिर चालक के पृष्ठ पर बल F किसके कारण, दाब के कारण, वैद्युत दाब के कारण। तो हमें पता है कि प्रेशर दाब P बराबर F अपॉन में A, F बटे में A, और F बराबर P इंटू A। तो F बराबर P इंटू में A। ये बात नंबर कितनी हो गई, ये 2, और ये बात नंबर 3। क्या किया जाए, P का और A का मान उठा करके 3 में रख दिया जाए। तो 1, 2 व 3 से क्या रिजल्ट है, F इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई R स्क्वायर। इस इक्वेशन 4। इसका मतलब R त्रिज्या के गोलीय चालक के पृष्ठ पर इतना बल लग रहा है या इतना वैद्युत बल लग रहा है। तो फिर इस इतना ही बल हम आरोपित करें, या इस बल के विरुद्ध हम बल को आरोपित कर और इसे पृष्ठ को dr से संकुचित किया जाए, विस्थापित किया जाए, तब हम वैद्युत बल के विरुद्ध काम करेंगे। तो फिर यदि चालक पृष्ठ को dr दूरी से विस्थापित किया जाए, तब वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य dw दिस इज इक्वल टू F dr। ये इक्वेशन 5। ठीक है, इतना बल हमने आरोपित किया या विद्युत बल के विरुद्ध हमने इतना बल लगा करके dr से विस्थापित किया। हम जानते हैं कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो फिर 4 व 5 से क्या रिजल्ट आएगा, dw इक्वल F की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू dr। F की वैल्यू रख दी, इंटू dr रख दिया, लेकिन क्षेत्रफल गुणा दूरी बता सकते हो, क्षेत्रफल गुणा दूरी 10th क्लास की बात है। क्षेत्रफल गुणा दूरी आयतन, तो फिर मैं 4 पाई R स्क्वायर dr की जगह आयतन dv लिख दूं, अर्थात dv आयतन जो है वो संपीड़ित हुआ। तो अब आप इसे नोट करते हुए जाएंगे और समीकरण ये 5 तक के नीचे 4 और 5 से इस स्टेप तक पहुंचेंगे। नोट कीजिएगा। अब नेक्स्ट बात क्या आती है, देखिए dw इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके जस्ट बाद में यहां लिख रहा हूं इनटू dv, और चूंकि dv इक्वल 4 पाई R स्क्वायर dr, दिस इज ये आयतन है, आयतन कितना संकुचित हुआ, तो हम dv इक्वल क्षेत्रफल गुणा दूरी। ना
यहां हम ये देख सकते हैं, ये इक्वेशन में दे देता हूं 5। अब पांचवी समीकरण क्या कहती है कि हमें इतना काम करना पड़ा डीवी आयतन से संकुचित करने के लिए, लेकिन ये किया गया कार्य ऊर्जा प्रमेय से कार्य में रूपांतरित हो गया। किसमें रूपांतरित हो गया? कार्य में रूपांतरित हो गया। तो फिर मैं यहां लिख सकता हूं क्या प्रति इकाई आयतन में किया गया कार्य या प्रति इकाई आयतन में संग्रहित ऊर्जा। तो फिर कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या कहती है? कार्य ऊर्जा प्रमेय, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर या तुल्य होता है। 11th की बात, कक्षा 11। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं du इक्वल dw इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv। क्लियर? ये हमारे पास में आ गई, किया गया कार्य ऊर्जा में रूपांतरित हो गया। अब प्रति इकाई आयतन में संग्रहित ऊर्जा, प्रति इकाई आयतन में संग्रहित ऊर्जा, जो कि हमारा टॉपिक है, संग्रहित ऊर्जा du अपॉन dv। मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे? dv से, इक्वल dw अपॉन में dv। दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यह प्रति इकाई आयतन में संग्रहित ऊर्जा होगी। लेकिन ये इक्वेशन नंबर कितनी आ गई हमारे पास में? 6। लेकिन हमने वैद्युत दाब वाले आर्टिकल में पढ़ा था क्या कि E जो होती है वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, देन सिग्मा इक्वल एप्सिलॉन नॉट E। दिस इज इक्वेशन 7। ये किसी चालक पृष्ठ के कारण, आवेशी चालक पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके एनवायरमेंट में स्थित बिंदुओं के ऊपर वो E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। अब इसको सिग्मा इक्वल एप्सिलॉन नॉट E लिख दें और ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो प्रति इकाई आयतन में संग्रहित ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के पदों में आ जाएगी। जबकि यहां किसके पद में है? यहां पृष्ठ आवेश घनत्व के पद में है। तो फिर मैं यहां से आगे वाली इक्वेशन लिख रहा हूं, आप इक्वेशन टू इक्वेशन लिखते जाइए, इक्वेशन लिखते जाइए। ऐसा नहीं है कि कभी उलट पुलट कर दिया जाए। तो मैं इक्वेशन 7 और 6 दोनों से लिखता हूं। समीकरण 6 में 7 से क्या रिजल्ट आएगा? du अपॉन dv इक्वल dw अपॉन dv इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड वैल्यू ऑफ सिग्मा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू में E स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सोचिए क्या किया मैंने, बता सकते हो? मैंने सिग्मा इक्वल एप्सिलॉन नॉट E को इसकी जगह पुट कर दिया। देखिए दोनों पे स्क्वायर आ गया, लेकिन एप्सिलॉन नॉट इज कैंसिल आउट, तो रह क्या गया? du अपॉन dv इक्वल dw अपॉन dv। दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, क्योंकि एक एप्सिलॉन नॉट ऊपर बच गया। ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है। प्रति इकाई आयतन में संग्रहित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं। तो फिर ये टर्म किसे रिप्रेजेंट करती है? ऊर्जा घनत्व। प्रति इकाई आयतन में संग्रहित ऊर्जा। तो फिर यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड में, क्या बनता है? विद्युत क्षेत्र प्रति इकाई आयतन में किसी आवेशित चालक पृष्ठ को जब हम संपीड़ित करें तब हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है, लेकिन किसके रूप में? विद्युत क्षेत्र के रूप में। क्योंकि प्रति इकाई आयतन ऊर्जा जो है वो कहां पर स्टोर हो रही है? विद्युत क्षेत्र के रूप में स्टोर हो रही है। यदि हम उस आवेशित पृष्ठ को हम दबा दें, हम काम करेंगे
उसके अंदर जो है ऊर्जा स्टोर होगी, लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर जो है फोर्स हटा दें तो फिर अगेंस्ट जो है दोबारा से वो जो चालक है वो अपने पहले वाली स्थिति में आ जाता है। इस तरीके से ये आर्टिकल तुम्हारा कंप्लीट हो गया। क्या आर्टिकल था? विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा। क्लियर? ये तुम्हारे पास में हो चुका है। अब इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल हम और पढ़ने जा रहे हैं, तो ये तो आप नोट कीजिएगा। ये इक्वेशन नंबर 8 कर दूं, ठीक है? नोट्स बनाते जाओगे, नोट्स को लिखते जाओगे, जहां समझ नहीं आता है उसको अंडरलाइन करते हुए जाओगे। कोई यदि वर्ड आपको यहां पर दिखाई नहीं देता है तो मैं प्रत्येक शब्द को बोलते हुए जा रहा हूं। साइंस के स्टूडेंट हूं, थोड़ा सा लॉजिक लगा करके समझ जाओगे कि हाँ कोई यहां लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, तो जब मैं यहां बोलते हुए जा रहा था तो मैंने उस शब्द को क्या बोला था। क्लियर? तो फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये तुम्हारा चैप्टर जो सेकंड है वो कंप्लीट होने जा रहा है। और लास्ट टॉपिक क्या है? देखिए, आवेशित साबुन के बुलबुले की संतुलन अवस्था। साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन क्या पढ़ेंगे इस आर्टिकल में? आपके पास में कोई सोप बबल है, देखा होगा आपने साबुन का बुलबुला। यदि हम उसको आवेश दें तो उसके ऊपर एक वैद्युत दाब पैदा होगा। बुलबुले के पृष्ठ पर वैद्युत दाब पैदा होगा तो एक जो है वैद्युत दाब पैदा होगा तो उसकी साइज जो है वो बढ़ेगी। लेकिन उस साबुन के बुलबुले को बना कौन रहा है? जो उसके अंदर जो है उसकी जो पतली फिल्म है द्रव की, उसमें पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव है तो एक दाब किसके कारण पैदा हो रहा है? ये उस लिक्विड फिल्म या द्रव की पतली फिल्म के संकुचित होने के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण एक जो है दाब पैदा होगा, जिसे हम दाब आधिक्य कहते हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण। तो फिर यहां हम ले रहे हैं कि हमारे पास में ये कोई सोप बबल है जिसकी त्रिज्या r है। तब ये जो सोप बबल है इसकी जो पतली फिल्म है वो अंदर की हवा को सिकोड़ रही है, इसलिए अंदर की साइड एक दाब पैदा हो गया। तो फिर चित्र में साबुन के चित्र में स्मॉल आर त्रिज्या का साबुन का बुलबुला दर्शाया गया है। क्लियर? तो फिर बुलबुले में दाब आधिक्य पृष्ठ तनाव के कारण पी एक्सेस 11th क्लास में पृष्ठ तनाव वाला चैप्टर याद कीजिए। दाब आधिक्य का फार्मूला साबुन के बुलबुले में कितना था? 40/R। समीकरण नंबर 1। T पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो ये जो दाब है ये इसके अंदर जो एयर है उसके में ये दाब पैदा होगा, और ये दाब जो है वो किसके कारण होगा? वो पृष्ठ तनाव के कारण ये दाब आया।
ठीक है, क्योंकि फ्री सरफेस मुक्त सतह सिकुड़ने का प्रयास कर। लेकिन अब आपने इसको आवेशित करना शुरू किया। क्या किया? आवेशित करना शुरू। बताइए, जब आवेशित करेंगे तो फिर एक वैद्युत दाब इसके ऊपर उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? और मान लेते हैं कि आवेश देने से इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हुआ? सिग्मा। ठीक है, तो फिर यदि बुलबुले को आवेशित कर दिया जाए तब उत्पन्न वैद्युत दाब P इलेक्ट्रिक, अभी पिछले वाला आर्टिकल था, उसमें प्रति इकाई आयतन में संग्रहित ऊर्जा कह दो चाहे विद्युत दाब कह दो, फॉर्मूला से दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? 2। इसका मतलब वैद्युत, जब इसको आवेशित करेंगे तो एक वैद्युत दाब बाहर की तरफ इसको ले जाएगा, ठीक है, लेकिन पृष्ठ तनाव जो है उसके सिकुड़ने के कारण एक दाब इनसाइड पैदा होगा, लेकिन पृष्ठ तनाव के कारण अंदर की ओर दाब, और आवेशित होने की वजह से बाहर की ओर दाब। जब ये दोनों दाब एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दें तब वो बुलबुले की संतुलन अवस्था कहलाएगी। सपोज कीजिए कि साबुन का बुलबुला बनी हुई अवस्था में था, आपने उसको आवेशित करना शुरू किया, उस पर बाहर की ओर एक वैद्युत दाब पैदा होगा, उसका आकार आप और आवेश देते जाएंगे और आकार बढ़ता चला जाएगा। अब पृष्ठ तनाव तो उसको सिकोड़ने का प्रयास कर रहा है और वैद्युत दाब उसको फैलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बुलबुले का अस्तित्व कब रहेगा? सोचो कब रहेगा? बुलबुले का अस्तित्व तभी रहेगा कि बाहर की ओर लगने वाला वैद्युत दाब और पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला जो है दाब आदि के दोनों बैलेंस हो जाए। अब यदि हम उसको और अधिक आवेशित कर दें तो उसकी साइज ज्यादा हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जो प्रेशर है या जो वैद्युत दाब है उसका मान पृष्ठ तनाव के कारण दाब से अधिक हो जाएगा, तो साबुन के बुलबुले का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो हम कौन सी बात कर रहे हैं? हम बात करें संतुलन अवस्था की। तो देखिए, लेकिन साबुन के बुलबुले की संतुलन अवस्था के लिए क्या आवश्यक है? बताइए। P एक्सेस किसके बराबर है? P इलेक्ट्रिक। तो P एक्सेस दाब आधिक्य किसके बराबर होना चाहिए? वैद्युत दाब के। ये इक्वेशन नंबर 3। तो फिर क्या करें? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बराबर कर लें, तो फिर 1, 2 व 3 से क्या रह जाएगा? P एक्सेस 4T अपॉन R इक्वल P इलेक्ट्रिक सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां सिग्मा क्या चीज है? यहां सिग्मा लिख देता हूं मैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। इतना तो आप समझ ही सकते हो। कभी पूछोगे साहब प्रे क्या है? प्रे पृष्ठ है, आ क्या है? आवेश है, घनत्व। तो फिर पृष्ठ आवेश घनत्व है। आ जाइए यहां पर दोनों दाब हमने बराबर कर दी। तो फिर मैं यहां कहूं कि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8 एप्सिलॉन नॉट टी और बटे में R। बोलो, सिग्मा की वैल्यू आ गई, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। लेकिन संतुलन अवस्था में पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा? तो सिग्मा बराबर वर्गमूल 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन में R। ये हमारे पास में समीकरण नंबर कितनी बन गई? 4। अब ये डेरिवेशन ऐसे भी आ सकता है कि साबुन के बुलबुले की जब उसको आवेशित करते हैं तो संतुलन अवस्था में पृष्ठ आवेश घनत्व का मान क्या होता है? समीकरण 4 में आ गई ये बात। तो आप नोट कीजिए, देखिए एक बार से।
ठीक है, तो अब मैं समीकरण 4 के बाद इधर लिखना शुरू करता हूं, तो कंफ्यूजन में नहीं होना है। मैं यहां पूरा हो गया है तब मैं यहां यूज करने जा रहा हूं। तो फिर आप सिस्टमैटिक चलिए, नोट करते रहिए, और साइंस के स्टूडेंट हो, थोड़ा सा दिमाग भी लगाते रहिए। तो मैं नेक्स्ट बात पे आता हूं, क्या, लेकिन पृष्ठ आवेश घनत्व बता सकते हो सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? सोचो क्या सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है पृष्ठ आवेश घनत्व? मेरा लेक्चर लिया है आपने, बताइए कितनी होती है पृष्ठ आवेश घनत्व? पृष्ठ आवेश घनत्व होता है आवेश बटे में क्षेत्रफल। तो आवेश कितना मान लें इसके ऊपर क्यू, त्रिज्या कितनी है r, तो फिर गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है कि नहीं होता? होता है, लिख दो क्या, q/4πr²। दिस इज इक्वेशन 5। लेकिन हम संतुलन अवस्था में किसी साबुन के बुलबुले को रखना चाहें तो उसे उस स्थिति में कितना आवेश देना पड़ेगा, इसके लिए भी व्यंजक जान सकते हैं। तो 4/5 से, 4/5 क्या मिल रहा है, q/4πr²। क्लियर? किसकी जगह लिख दिया मैंने, सिग्मा की जगह, इक्वल 8ε0t अपॉन कितना r। आपको क्या निकालना है, q इक्वल 4πr², स्क्वायर रूट 8ε0t अपॉन में r। ये संतुलन अवस्था में कितना आवेश देना पड़ेगा ये हम समीकरण 6 से जान सकते हैं। संतुलन अवस्था में पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा ये हम समीकरण 4 से जान सकते हैं। तो फिर इस तरीके से ये हम आर्टिकल जो है वो पूरा कर जाते हैं कि सोप बबल, ऐसा इसमें बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, किसी साबुन के बुलबुले, किसी आवेशित साबुन के बुलबुले की संतुलन अवस्था में रखने के लिए, बनाए रखने के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए, या फिर संतुलन अवस्था में उसको कितना आवेश देना पड़ेगा उस आवेश के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो टाइटल यहाँ पर कुछ और है, यहाँ क्वेश्चन किस तरीके से बना करके आपको दिया जा सकता है तो आप इसको समझ सकते हैं, तो ये भी आप नोट कीजिए। तो फिर लग गया पता? तो एक बार मैं इसको और रिपीट कर दूं, आपको पता लग जाए। पृष्ठ तनाव के कारण हमने जो प्रेशर निकाला था उसको हम दाब आदिक्य कहते हैं, वो P एक्सेस हो गया। फिर आवेशित करने पर एक प्रेशर और लगा जिसे हम वैद्युत दाब कहते हैं, वो P इलेक्ट्रिक हो गया। संतुलन अवस्था में इन दोनों दाबों को क्या कर दिया, बताओ क्या कर दिया, बराबर कर दिया। बराबर कर दिया तो देखो ये दाब यहां लिख दिया, ये दाब यहां लिख दिया। अब हमने क्या निकाला था, सिग्मा, हमने ये निकाल दिया। क्या निकाला था हमें, क्यों, ये निकाल दिया। क्लियर? अब इस चैप्टर के पूरा होने पर आपको इस चैप्टर के कुछ आंकिक प्रश्न हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस वस्तुनिष्ठ जो है बहुचयनात्मक प्रश्न है, बहुचयनात्मक प्रश्न है। तो यहां पर आपको प्रैक्टिस करनी है अपने बोर्ड की जो फिजिक्स की बुक है उसमें आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है एबीसीडी वाले, एबीसीडी वाले, उनको आप पढ़ोगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस पर आप टिक आउट करोगे, और मैं वैसे ही प्रश्न यहां पर उसमें से आपको करवाऊंगा कि जो थोड़े टिपिकल टाइप है। फिर अतिलघुरात्मक प्रश्न आपके पास में है। अतिलघुरात्मक जो प्रश्न है उन प्रश्नों को आप, उनके आंसर भी बुक में दिए गए हैं, तो आप उनको पढ़िए, उनके लॉजिक समझिए, नहीं आता है तो उसको टिक आउट कीजिए। ठीक, फिर उसके बाद में आते हैं आपके पास में जो है वो प्रश्न है जो है ये आपके आंकिक प्रश्न। तो आंकिक प्रश्न के अंदर मैं ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करवाऊंगा कि जो थोड़े टिपिकल टाइप है। सिंपल न्यूमेरिकल जो है वो आप निकालने की कोशिश करेंगे, फिर भी यदि नहीं आता है तो उसको आप टिक आउट करेंगे, वो प्रॉब्लम मेरे तक सेंड करेंगे। क्लियर? तो अब जो है अगली बार आप निकालोगे, कौन कौन से बताए मैंने, बहुचयनात्मक प्रश्न निकालोगे, और आंकिक प्रश्न जितने आपसे होते हैं वो प्रश्न आप जो है करोगे। क्लियर?